खो गया हूं। मयंक भाई जरा बताएंगे, क्योंकि मुझे कैसा है, सब क्लियर है कि नहीं, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ ना। ओके, आपका मैसेज देख लिया मैंने। ओके ओके ओके। सम्मानीय साथियों, मैं इस समय मध्य प्रदेश से बाहर हूं और बाहर होने के कारण मेरी सोशल मीडिया की टीम या हमारे साथी मेरे साथ में नहीं है, और उनके साथ ना होने के कारण मैं पहली बार स्वयं फेसबुक लाइव कर रहा हूं स्वयं। अदरवाइज वो तैयारी करके देते हैं और मैं सिर्फ आप तक संदेश पहुंचाने का काम करता हूं। बंधुओं, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने के लिए मैं आपके बीच में उपलब्ध हुआ हूं। सबसे पहले तो जो कल रैली हुई है इंदरगढ़ के अंदर, उसके संबंध में बात करना चाहता हूं। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी साथियों को, और जो अभी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में नहीं है और जो कल के दिन हमारे पार्टी और हमारे संगठन का हिस्सा बनेंगे या इस विचारधारा के साथी हैं, उन सब ने भी जो सहयोग किया, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कल की रैली ऐतिहासिक हुई है। जो संदेश हम देना चाहते थे मध्य प्रदेश की सरकार को, आडंबर, पाखंड और जातंकवाद के खिलाफ जो हुंकार भरना चाहते थे, उसमें आप सबकी मेहनत से हमको सफलता, हम सब साथियों को, आपको, हमको मिली है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कल की रैली के लिए नगीना से सांसद, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के चीफ और शोषित वंचित दबे कुचलों की इस देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर इकलौती आवाज आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने बहुत कम समय में ये कार्यक्रम भी दे दिया और कार्यक्रम में भी वो सारी बातें, वो सारे मुद्दे पे चर्चा करके सभी साथियों का उत्साह बढ़ाने का काम किया और आडंबर, पाखंड और जातिवादी सोच के खिलाफ एक हुंकार भरने का काम किया। इसलिए आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका मन बड़ा है, उनकी सोच बड़ी है, उनका लक्ष्य बड़ा है, और जैसा मैंने कल कहा था, वही बात फिर से कहूंगा कि बहुजन नायक कांसीराम साहब के बाद, मान्यवर साहब के बाद, अगर किसी को इस देश में उम्मीद है बहुजन मूवमेंट के लोगों को, तो राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी से ही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उन उम्मीदों को खरा उतरने के लिए वो रात दिन एक तो कर ही रहे हैं, अनेक संघर्ष झेल रहे हैं, शारीरिक संघर्ष झेल रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका जो लक्ष्य है, क्योंकि जीवन में लक्ष्य ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो तब तक उस इंसान को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता और रोक भी नहीं सकता। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी, मैं गर्व से कहता हूं कि आप इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितना काम कर रहे हैं, इस देश में कोई दूसरा नहीं कर सकता। बहुजनों की आवाज बनके, शोषित वंचित दबे कुचलों की आवाज बनके ना सिर्फ भारतीय संसद के अंदर पहुंचे,
बल्कि सड़कों पे भी लड़ाई लड़ने का काम भी आपसे ज्यादा कोई नहीं करता। इसलिए कल के इंदरगढ़ की रैली में पहुंचने के लिए, सब साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए, सभी नेता साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए और आडंबर, पाखंड और जातिवादी घटनाओं के खिलाफ हुंकार भरने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रविंद्र भाटी जी, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मेरे भाई के समान हैं। हमारी मित्रता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन भाई के समान मित्र हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके लिए भी धन्यवाद दूंगा, ना सिर्फ कल रैली में आने के लिए, बल्कि इसके लिए भी धन्यवाद दूंगा कि रविंद्र भाटी जी के प्रयासों से वो काम हो रहा है जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। एससी और ओबीसी के भाइयों को एक मंच पर लाना, एक गठजोड़ तैयार करना और इस देश की राजनीति को परिवर्तन करने में सबसे बड़ा अहम कदम आगे बढ़ाना। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ भाई रविंद्र भाटी जी, आपके जो प्रयास हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कल की रैली में पहुंच के हम सबका उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे भाई आदरणीय सम्मानीय विनय रतन जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे, बहुत कम समय की सूचना के बावजूद भी वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और उन्होंने जब ग्वालियर में गैर संवैधानिक बातें कर रहे थे, तब भी उनने ग्वालियर में और रविंद्र भाटी जी ने, दोनों ने आके लड़ाई लड़ने का काम किया। इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत सारे साथियों को मैं धन्यवाद दूंगा। आजाद समाज पार्टी के जो हमारे मध्य प्रदेश के साथी हैं, कुछ ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से बाहर के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं निस्वार्थ भाव से। मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय महेश चौधरी जी, आदरणीय संतोष आनंद जी, और इस रैली को सफल कराने के लिए जो आए दिल्ली से आदरणीय बालक राम जी, मेरे भाई के समान नीटू भाई, इन सब साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये दूसरे प्रांत के हैं, लेकिन मिशन की खातिर ठंड में आके कुकरते रहे, रात को खड़े रहे 2-2 बजे तक और बहुत संघर्ष करने का काम उन्होंने किया। उनके साथ साथ मैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई सत्येंद्र विद्रोही जी और उनके ही साथी और मेरे छोटे भाई के समान दोनों भाई अनिल गुर्जर जी, भाई रामप्रीत गुर्जर जी, उन सब के प्रयासों को भी निश्चित रूप से सराहना जरूरी है। उनके साथ साथ भाई सुनील अस्ते जी और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुनील बैरसिया जी, हमारे एक और साथी विनोद अंबेडकर जी, एक और साथी मिशन के दत्तू मेड़े जी, और इस तरह के बहुत सारे साथी जिनके नाम अगर मैं भूल गया हूं तो आप समझ लेना कि स्लिप हो गया दिमाग से, लेकिन बहुत सारे नेताओं ने, एक नेताओं ने, साथियों ने, टीम ने काम किया। दतिया जिले के, शिवपुरी जिले की पूरी टीम ने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की, वहां के जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करने का काम किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरा, जो लोड पड़ता है, अचानक से कोई कार्यक्रम आता है और मैं मेरे छोटे भाई के सबको पकड़ा देता हूं, ना समय देखता हूं, ना आर्थिक परिस्थितियां देखता हूं, ना शारीरिक परिस्थितियां देखता हूं। मैं कहता हूं कि समय को हमें अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा और जितना कहें उतना कम है। ऐसे भाई सबको मिले, जैसा मेरा छोटा भाई केशव है, और केशव के साथ केशव भाई की सारी एक टीम के साथी जो सब मेरे छोटे भाई के समान हैं, उन सब ने पूरी लगन से मेहनत करके इस रैली को सफल बनाने का काम किया। उनके साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे साथी, मिशन के पक्के साथी, भाई अमोल रावत जी मीणा जी, अमोल रावत मीणा, और भाई अमित लोधी जी, भाई अमित लोधी जी, भाई बल बहादुर बघेल साहब, भिंड मौके भाई करू यादव जी, उनके साथ साथ भाई नवाब कुशवाहा जी, हमारे पुराने संघर्ष के साथी, लला पारीछा जी, जयराम पलिया जी जाटर साहब, और जयराम पलिया जी के साथ साथ देवेंद्र राठौर जी, राजेंद्र रजक जी, और उनके साथ साथ जो हमारे
भतीजे हैं मधुसूदन, उनकी भी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करने का काम किया है। राजेंद्र रावत जी और कल्ला सरपंच ने भी, और उनके साथ साथ अखिलेश भाई ने, ध्रुव यादव ने, एक नौजवान साथी हमारे रोहित हुकुम कुशवाहा, सचिन गुर्जर, मुलू गुप्ता, धर्मेंद्र यादव, ये सारे के सारे वो साथी हैं। और मेरे ज्येष्ठ पुत्र प्रियेश यादव और उनके सारे साथी मित्र, सब साथियों ने बहुत मेहनत करके रैली को सफल बनाया। इसके लिए सबको धन्यवाद। भोपाल से भी बहुत सारे साथी चल के आए। भाई अमित बंसौड़ जी आए, भाई कमल कुशवाहा जी आए, भाई दिलीप मस्के जी आए, भाई मिलिंद सरदार जी आए, और हमारे बहुत महत्वपूर्ण साथी भाई मेघ शर्मा जी आए, और सौरभ यादव, चूंकि उनके नानी का कुछ देहांत हो जाने के कारण वो नहीं आ पाए, लेकिन सौरभ का सहयोग भी सबसे बहुमूल्य था। अमन भाई का, संजय भाई साहब का, संजय यादव जी का, और उन सब निष्पक्ष मीडिया के भी साथियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारी बात जो 50,000 तक रह जाती है उसको 50 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। आज देश में कल के कार्यक्रम की चर्चा हो रही है। मैं इसलिए भी इस रैली को बहुत सफल मानता हूं, सफल नहीं बहुत सफल मानता हूं, क्योंकि 26 तारीख को जब भाई ने रैली की मुजफ्फरनगर में, उसके बाद 27 तारीख के शाम को फेसबुक लाइव आके स्वयं घोषणा की। स्वाभाविक है, अचानक से घोषणा हुई, 90% नेताओं को जानकारी में नहीं था, तो फिर घोषणा के बाद इतना समय ही नहीं बचा था कि बहुत तैयारी की जाती है। फिर भी 1-2 दिन बैठक करने में, प्रभारी जी के आने में, और सब स्वाभाविक है समय लग जाना। तो 1 दिन का 2 दिन का जो समय लग गया तो ऐसे ही निकल गए। 27 की 29 हो गई, और अगर 30 तारीख से किसी ने शुरुआत भी की तो 4-5 दिन में इतनी बड़ी तैयारी करना और इतना सफल आयोजन करना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। न सिर्फ दतिया जिला, शिवपुरी जिला या ग्वालियर चंबल अंचल, बल्कि मध्य प्रदेश के अनेक जिलों से आए हुए सभी साथियों को, दूर दूर से आए हुए सभी साथियों को, दूर दूर से आए हमारे आदरणीय सम्मानीय पत्रकार साथियों को जो मिशन विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं मानवतावादी सोच के, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं दावे से कहता हूं, इतने कम समय में और किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन की हिम्मत नहीं है, इससे आधी तो छोड़ो 25% भी रैली करने की। मैं तो दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में भी कहता हूं, उनकी भी हिम्मत नहीं है, उनका भी साहस नहीं है। तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं भाइयों, ये जो संघर्ष इस समय देश में छिड़ा है, ये विचारधारा का संघर्ष है। 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, और निश्चित रूप से जिस तरीके से मैं कहूं कि अगर सत्ता आपके हाथ में होती है, आप सत्ता हासिल कर लेते हैं, तो आपकी विचारधारा, आपकी सोच को परोसने में, जनता तक पहुंचाने में, और उसके विचारधारा के ही आधार पर नीतियां बनाने में आपको आसानी होती है। अब ऐसे लोगों की सरकारें देश प्रदेशों में है जो मनुवाद को लागू करना चाहते हैं, मनु विधान को लागू करना चाहते हैं, आडंबर पाखंड के माध्यम से इस देश में सत्ता करना चाहते हैं, और जातिवादी सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, और बड़े आत्मविश्वास से कहता हूं, जो मैंने कल कहा वही फिर कह रहा हूं। मेरे जीवन का अगर सबसे बड़ा कोई लक्ष्य है, कोई मकसद है, तो वो है इस विचारधारा को घर घर तक, गली गांव गांव तक, एक व्यक्ति तक, नौजवान बच्चों तक पहुंचाने का काम करें। हम आज संघर्ष करेंगे, हमारी पीढ़ियां सुधरेंगी, परिवर्तन तो अभी आएगा, अभी लेके आएंगे। लोग भरोसा नहीं करते थे कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बनेंगे, वो भी इतने बड़े वोटों से, वो भी अपनी पार्टी से, बिना किसी के समर्थन के, पर बन के दिखा दिया। लोग भरोसा नहीं कर रहे थे कि 16 दिन में दामोदर यादव भी आपके सहयोग से 16 दिन के अंदर 30,000 वोट लाएगा, सिर्फ 10-12 हजार वोट से चुनाव हारेगा, लेकिन करके दिखा दिया। आप सब ने करके दिखा दिया, और आप सब करके दिखाओगे, इस देश के अंदर सत्ता बनेगी। और ऐसे लोगों की सत्ता जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब का सम्मान नहीं करते बल्कि अपमान करते हैं, मानवर कांसीराम साहब की सोच को खत्म करना चाहते हैं, महात्मा फुले, पेरियार, ललई सिंह, साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, इन सब की सोच को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जवाब देने का काम इंदरगढ़ की रैली ने किया है। एक और बात मैं कहूंगा
कल बहुत सारे साथी कह रहे थे कि मंडल मंडल क्या घोषणा कर दी आपने, ये मंडल कौन है? भाइयों, इस देश में मंडल और कमंडल का ही तो लड़ाई चल रही है। याद करो मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, आपने सुना होगा मंडल कमीशन की सिफारिश है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है वो एक बीपी मंडल जी हुआ करते थे जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। एक कमेटी बनाई गई थी उनकी अध्यक्षता में, जिन्होंने पिछड़ों के बारे में आकलन करके बहुत शानदार रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और सारी सिफारिशें लागू करने का आह्वान किया था, आग्रह किया था सरकार से। लेकिन उन सिफारिशों में 90% सिफारिशें अब तक लागू नहीं हो पाई। और यह भी एक इत्तेफाक है कि वो बीपी मंडल यादव ही थे। मैं खुद यादव हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि यादव होने से बड़ा है एक बहुजन क्रांति का एक कार्यकर्ता बनना। और जो मंडल है सरनेम, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि मंडल सरनेम होने के नाते एक जाति विशेष तक आपकी सीमाएं नहीं रह जाती, बल्कि एक विचारधारा जो बाबा साहब, फुले साहब, मानवर कांसीराम साहब, पेरियार साहब, ललई सिंह जी, इन सब की विचारधारा जो थी, उस विचारधारा से सीधे आपके सरनेम से वो विचारधारा जुड़ती है और आपके विचार सब लोगों के सामने आपके सरनेम से ही प्रकट हो जाते हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरा प्रयास है कि इस देश के अंदर SC ST OBC का गठबंधन बने। इस प्रदेश में हम इसकी शुरुआत करें, मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक कदम उठाएं। कभी आदिवासी भाई पे पेशाब कर दी जाती है, कभी कुशवा भाई पे मंदिर के अंदर पैर धुलवा के पानी पिलाने के लिए, पैर धुला हुआ पानी पीने के लिए मजबूर किया जाता है, पिलाया जाता है। कहीं पासी समाज के व्यक्ति को लखनऊ के अंदर पेशाब सफाई कराई जाती है, चटाया जाता है एक बुजुर्ग को। कहीं हमारे ही अंचल के अंदर किसी नौजवान लड़के को बोलते हैं कि चिन्ना मिर्च पी लो और पेशाब पिलाने का प्रयास किया जाता है। सोचिए जरा कैसी घटना है। इटावा में अगर कोई कथावाचक जाता है भागवत पढ़ने, वही भगवान श्री कृष्ण की कथा जिसमें यादव कहते हैं हम कृष्ण वंशज हैं, तो भागवत पढ़ने पे उसकी चोटी काट दी जाती है, चोटी। कहीं लोधी भाई को रोक दिया जाता है, लोधी बहन को, कुर्मी बहन को कथा पढ़ने से रोक दिया जाता है, यही कथा भागवत की। कहीं पाल समाज को, कहीं कुशवा समाज को, कहीं कुर्मी समाज को लगातार अपमानित किया जा रहा है। गुर्जर समाज के एक अच्छे वाले बाबा हैं, उनके आश्रम को तोड़ने का प्रयास करने से लेके पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। तो इसलिए मैं आज आपके बीच में लाइव आया हूं मेरे भाइयों, कि जब तक SC ST और OBC की एक मुट्ठी नहीं बनेगी, एकता नहीं बनेगी, तब तक इस देश के अंदर हम प्रयास करते रहेंगे, लेकिन परिवर्तन नहीं आएगा, सत्ता हमसे बहुत दूर रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं SC पे रोज जुल्म, ST पे भी रोज जुल्म, और झूठे ठसक के ठाकुर हमारे भाई, चाहे यादव हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे दांगी हो, चाहे रावत हो, चाहे मीणा हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे लोधी हो, ये जो अपने आप को ठाकुर मानते हैं, ये मनुवादी आपको ठाकुर नहीं मानते, क्योंकि उनकी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से तो आप शूद्र हो। और शूद्र हो तो जब वो सत्ता में आए तो उसने अपनी औकात दिखा दी। जब तक वो SC भाइयों पर अन्याय अत्याचार कर रहे थे या आपसे ही करवा रहे थे और आप उनकी बातों में आके कर रहे थे, तब तक उनके लिए सब ठीक था। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए और आपको ये गलतफहमी हुई कि ये सत्ता तो हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे हमने बनाई है वोट देके, और बनाते भी आप ही लोग। और जब आप इस मगरूर हुए, इस घमंड में चूर हुए, तो उन्हें आपका घमंड तोड़ने के साथ साथ आपको हैसियत दिखाने का काम कर दिया। जातिगत आधार पर आपके साथ भी वही घटनाएं की जो एक जाटा, वहरवार, जांगड़ा, बाल्मीक, महार, बलाई, बर्मा, पटवा, इन सब के साथ होती है। वही घटनाएं OBC के कुशवा पाल के साथ भी हो गई, वही नाई के साथ भी हो गई, वही केवट भाई के साथ भी हो गई, वही रजक के साथ, सबके साथ हो गई। फिर भी नहीं जागोगे क्या? कब समझोगे? इस दुनिया से चले गए महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, प्रयास कर करके आपको शिक्षा का ज्ञान देके, शिक्षा का दीप जला के, और जब बाबा साहब ने उनको गुरु माना
तो तुम क्यों गुरु नहीं मान सकते? बाबा साहब तो वो शख्सियत हैं जिनका कल हमने परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि भेंट की, पुष्पांजलि भेंट की, आदरांजलि भेंट की, उनको प्रणाम किया, उनको याद किया कि जिनकी पूजा पूरे देश में होती है। कुछ नालायकों आलायकों के कहने से कुछ नहीं होता। ये जो करते रहते हैं नालायकी, ना इनकी हैसियत है बाबा साहब के बारे में बात करने की। हमारे साथी समय समय पर जवाब दे देते हैं और फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर जवाब दे देंगे। और अब की बार ऐसा जवाब देंगे, अब की बार ऐसे जवाब में देंगे कि छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अभी भी सुधर जाए। हम संवैधानिक लोग संवैधानिक दायरे में चीजों को ठीक करना चाहते हैं। तो कब महात्मा फुले से लेके, बाबा साहब से लेके, कांसीराम साहब से लेके, पेरियार साहब से लेके, ललित सिंह जी से लेके, साहू जी महाराज से लेके, हमारे जो भी महापुरुष हैं, हमारे कबीरदास, रैदास और जितने भी महापुरुष हैं, उन सब के बारे में कब सोचोगे? उनके विचारों के बारे में कब सोचोगे? और जिस दिन सोच लोगे, यकीन मानो 1 महीना नहीं लगेगा और सत्ता में काबिज हो जाओगे, अगर चुनाव के समय आपने सही निर्णय कर लिया तो। इसलिए मेरे बहुजन साथियों, ये बहुजनों की लड़ाई है। और जब बहुजन को कोई दल या कोई व्यक्ति सर्वजन की लड़ाई घोषित कर दे तो समझ लो कि वहां विचारधारा खत्म हो गई, वहां मान्यवर कांसीराम साहब का विचार नहीं बचा। तो इस बहुजनों की लड़ाई को हम लड़ेंगे पूरी ताकत से अंत तक। दामोदर यादव तो वादा करता है कि जीवन के अंत तक, जब तक इस जीवन में एक एक कतरा रहेगा इस शरीर में, तब तक लड़ता रहेगा सामाजिक न्याय की लड़ाई। लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे जीवन भर लड़ने की। क्रांति बहुत तेजी से आ रही है, देखा होगा आपने। और इंदरगढ़ की कल की रैली ने यह सिद्ध कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर इतनी बड़ी रैली किसी कीमत पर नहीं हो सकती थी। तो मैं मिशन के पत्रकार साथियों को धन्यवाद दूंगा और साथ में प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की और मैं ऐसी ही अपेक्षा करता हूं कि ऐसी ही व्यवस्थाएं आगे भी करते रहे। जब संविधानवादी लोग संविधानवादी बातों को आपके बीच में रखने का काम करें तो ऐसा ही करते रहे। मैं देख रहा था कल जब हेलीकॉप्टर में भाई के साथ ही आ गया दिल्ली, तो मैं देख रहा था और हम साथी देख रहे थे कि कुछ लोग निगेटिव कमेंट्स करते हैं। कितने परसेंट? 1-2%। और वो 1-2% की जातियां जरूर देख लेना और उनकी वो मनुवादी सोच देख लेना, सामंतशाही सोच देख लेना। मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी षड्यंत्र कर रहे हो, सोच लो। मध्य प्रदेश के कुछ नेता बहुत षड्यंत्र कर रहे हैं। इस विचारधारा को तोड़ने में जो माहिर रहे हैं पहले, आज वो गलतफहमी में है। चंद्रशेखर आजाद को कमजोर मत समझ लेना, और अगर समझ लिया, आने दो 2028 का चुनाव, जमानतें जब्त कराने का काम करेंगे। आने दो, पता चल जाएगा 2028 के अंदर कि हम लोगों की ताकत कितनी है, चंद्रशेखर की आवाज में दम कितना है, दामोदर के साहस में दम कितना है, और एक एक हमारे साथी के अंदर लड़ने का कितना जज्बा है, और हमारी हैसियत क्या है बहुजनों की, ये बता देंगे इस बार। ना इस बार आडंबर चलने देंगे, ना पाखंड चलने देंगे। इसलिए मेरे साथियों, ये जो विचारधारा की लड़ाई है, इसको हमें हर हाल में जीतना है। आडंबर पाखंड की पराकाष्ठा है मध्य प्रदेश में। एक प्रयोगशाला बनाया मध्य प्रदेश को। पहले एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने की जब बात हुई थी तो हमारे एससी के भाइयों ने खास तौर पे बहुत तेजी से सड़क पे उतर के और वो ताकत दिखाई थी कि चूल्हे हिल गई थी इनकी। अब आडंबर पाखंड फैला के फिर से मध्य प्रदेश की भूमि से ही एक नए क्रांति का ये आगाज करना चाहते हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब हम सब साथियों को जरूर देना है। एक बाबा है जो पर्चियां निकालने वाले को मैंने आज देखा, खबर देखी कि बंगाल में पहुंच गए भाई। बंगाल, क्योंकि बंगाल में चुनाव आने वाला है और जो सत्ताधारी का उनको संरक्षण है सत्ता का, तो उसकी एजेंटशिप तो करनी पड़ेगी, उसके प्रचारक के रूप में काम तो करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा तरीका निकाला मेरे ओबीसी के भाइयों, जरा समझो, एससी के भाइयों समझो, ओबीसी के एसटी के भाइयों भी समझो। ये बहुत अच्छा तरीका निकाला कि जब चुनाव आ जाए तो हिंदुत्व के नाम पे आपको बांट दिया जाए, एक कर दिया जाए और एक जगह वोट डलवा दिया जाए। और जो आदमी मंच से कहता हो ठटनी बने, आगी के लगे, नक कटा, छूत अछूत, मेरे पागलो, सही तो कहता है, गलत नहीं कहता जो आदमी, मेरे पागलो,
पहले बिहार में गए थे ये कहने, मेरे पागलों, क्योंकि बिहार में चुनाव था। उत्तर प्रदेश में तो घुस नहीं पा रहे योगी के मारे, नहीं तो अभी तक पहले वहीं पहुंच जाते, इसलिए पश्चिम बंगाल पहुंच गए। मेरे पागलों, सनातनियों, अरे यात्रा निकालो, यात्रा चुनौती दे रहा हूं, अभी से करो घोषणा, 2 महीने 1 महीने की तैयारी रखना। हमें इस देश के न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। अगर गैर संवैधानिक मांगों को लेके गए, पिछली बार तो हमारी गलती रही कि हम देर से पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, अब समय से सारी तैयारियां हैं, निकाल के देखो जरा यात्रा। इतनी हिम्मत है तो क्यों पलट गए? क्यों कहने लगे हिंदू राष्ट्र हमें कागजों में नहीं दिल में चाहिए? क्या होता है ये दिल में? क्या होता है दिल में? और ये होता क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और बुद्धिस्ट इतने हो गए इस देश में कि तुम्हारी चूल्हे हिला देंगे, ये ध्यान रखना। तो ऐसे आडंबरी पाखंडियों को जवाब देना है और अपने मध्य प्रदेश को प्रयोगशाला नहीं बनने देना है। दूसरा एक और बात कहूंगा, ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है मेरे भाइयों, बहुत गंभीर मुद्दा है। हमारे बहुत सारे साथी पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं, कल पूर्व विधायक प्रजापति जी भी थे और भी बहुत सारे साथी, लेकिन ये लड़ाई जीती तभी जाएगी जब एससी और ओबीसी एसटी सब मिलकर लड़ेंगे। नहीं तो कभी संतोष वर्मा के नाम पे आपको धमकाया जाएगा, बिना गलती के गलत सिद्ध किया जाएगा, और जातिगत घटनाएं तो रोज आपके साथ की जाएंगी। तो ओबीसी का आरक्षण तो हमें मध्य प्रदेश में लागू कराना है। फिर कहना चाहता हूं सीएम मोहन यादव जी से, कब बजेगा डंका? 13% होल्ड अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी आपका इंतजार कर रहे, कब बजेगा डंका? यादव जी कब बजेगा डंका? इसलिए मैंने कल कहा कि वो मनुवादी यादव है, इसलिए वादा पूरा नहीं करते, लेकिन दामोदर यादव अम्बेडकरवादी यादव है, संविधानवादी यादव है, और दामोदर ने तय किया कि अब दामोदर यादव दामोदर मंडल है, और ये मंडल की सोच के तहत लड़ेंगे, बजाएंगे भोपाल में राजधानी में डंका, और 13% होल्ड अभ्यर्थियों को भी हटवाएंगे। और जैसा मेरे भाई ने कहा, बड़ा अच्छा कहा चंद्रशेखर भाई ने मुझसे हेलीकॉप्टर में, कि सिर्फ 13% होल्ड हटवाने तक लड़ाई को खत्म नहीं कर देने देना है, पहले वो जीतना है, उसके बाद 52% आरक्षण भी मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए लेना है, और सदन में भी ये मामला उठेगा, लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। इसके साथ साथ प्रमोशन में रिजर्वेशन, मैं तो कहता हूं प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो लोग विरोध करते हैं वो दो मोही सोच क्यों रखते हैं, दो तरह की सोच क्यों रखते हैं? जब आरक्षण मिले तो अच्छा, और जहां नहीं मिल रहा वहां बुरा। मैं पूरी तरह से प्रमोशन में रिजर्वेशन के समर्थन में हूं, ये स्पष्ट तौर पे आपको कहना चाहता हूं। एक और बात आपसे कहूंगा कि प्रमोशन रिजर्वेशन हो चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, इनको लेके हम बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल राजधानी में करने जा रहे हैं। दूसरा, कर्मचारी और अधिकारी भाइयों से भी कहूंगा कि हमारा साथ दो। किसका साथ दोगे? मुझे मालूम है आपने किसी दल का कभी बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया, आपकी दम पे, आपकी मेहनत से, आपके प्रयासों से खड़े हुए हैं दल, लेकिन इसका मतलब एक बात तो नहीं है, हाँ ये कहावत सच है कि दूध का जला मठा भी फूंक के पीता है, लेकिन मठा भी तो पीने का समय निकला जा रहा है, कब पियोगे? फूंक तो लिया, कितना फूंकना चाहते हो? अब दे दो साथ, नहीं तो मेरे भाइयों देर हो जाएगी। और ये जो संगठन है कर्मचारियों के, अधिकारियों के, एससी के, एसटी के, ओबीसी के, सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, एक बार तो आवाज लगाओ, थोड़ी सी तो हिम्मत जुटाओ, जरा सत्ता में इसके प्रभाव से बाहर तो निकलो, और सत्ता के प्रभाव से बाहर निकलो तो तुम्हारे बयानों पे ऐसी नौटंकी, ऐसा बवाल कोई नहीं कर पाएगा। ये दामोदर यादव का वादा है, और बिना चंद्रशेखर भाई के पूछे कह रहा हूं, उनका भी वादा है, वादा है। निकलो, करो हम लोगों का सहयोग, मैं आह्वान करता हूं कि करिए हमारा सहयोग। इसके साथ साथ एक बात और कहूंगा कि अगले कार्यक्रम कब होंगे, अभी थोड़ा सा 1-2 दिन आराम कर लीजिए, ज्यादा दिन आराम नहीं करने दूंगा। आराम तो तब तक हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जब तक, जैसा मैंने कल कहा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में जय भीम का झंडा नहीं लहरा देते, तब तक आराम का तो कोई मतलब नहीं है भाई। तो इसलिए मैं कहता हूं मेरे साथियों, मेरे सभी संविधानवादी साथियों से भी कहूंगा कि जब कोई वीडियो डलता है, कोई कमेंट होते हैं, जरूर देखा करो, और सिर्फ जय भीम करके गायब मत हुआ करो, बहस किया करो इन मनुवादी और सामंतशाहियों से, और बहस तार्किक तरीके से। हमारे तर्क में तो बहुत दम है, क्योंकि हम संवैधानिक बात कर रहे हैं,
और ये लोग संविधान को तोड़ने की बात करें। इनको बहस किया करो, जिस भाषा में समझे उसी भाषा में जवाब भी दिया करो, लेकिन संवैधानिक दायरे में, संवैधानिक दायरे में। क्योंकि जब हम ही संविधान को तोड़ेंगे तो हम किसी को संविधान को मनमाने के लिए कैसे कह सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे मेरा अपील है कि ज्यादा से ज्यादा जुड़ा करो सोशल मीडिया पे। सारी ताकत अब आपके हाथ में है, मोबाइल के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में। करिए पूरी ताकत से हम सब साथियों की मदद। अगले कार्यक्रम के रूप में मैं घोषणा कर रहा हूं कि अगला कार्यक्रम पहले पिछोर में हो सकता है, पिछोर और सेवड़ा का साथ ही बन जाए, सेवड़ा में, उसके साथ साथ दतिया में भी, और पर्ची निकालने वाले के यहां भी, छतरपुर में भी। इन सब जगह हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं और संविधानवादी रैलियां करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे। सारे साथी मानसिक रूप से तैयार रहें। अनुमतियां लें, अनुमति देनी पड़ेगी, प्रशासन को देगा प्रशासन, निश्चिंत रहें। लेकिन इन कार्यक्रमों की तैयारियों में भी सारे साथी जुट जाएं। संविधान को बचाना है, इसलिए चुपचाप घर नहीं बैठना, संविधान को बहुत खतरा है। एक बात और कहूंगा, मेरे पिछड़े वर्ग के उन नेताओं से जो दूसरे दलों में काम कर रहे हैं लेकिन दुखी हैं, परेशान हैं, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। जुटाओ हिम्मत, निकल के आओ निकल के, और देखते हैं कि कौन क्या बिगाड़ता है। आओ इस नीले झंडे के नीचे, आओ हमारी विचारधारा के साथ। विचारधारा तो तुम्हारी भी वही है, इसलिए तो वहां बेचैन हो। तो फिर क्यों ढो रहे हो ऐसे दलों को जो आपको सत्ता से बेदखल रखना चाहते हैं, आपको हक अधिकार भी नहीं देना चाहते, बल्कि आपको छुआछूत की नजर से भी देखते हैं, छोटा बड़ा की नजर से भी देखते हैं। आओ, मुझे मालूम है बहुत सारे साथी मुझसे जो बात कर रहे हैं बिना नाम लिए, नाम लेना किसी का उचित नहीं है, कई हैं ऐसे जो विधायक बनने लायक हैं, ढेरों दर्जनों बनाएंगे। मेरी भाई से भी बात हो चुकी है और पार्टी के सभी प्रदेश के नेताओं से सबसे चर्चा हो चुकी है, जो अच्छे लोग हैं। और मैं तो अपनी पार्टी के साथियों से भी कहूंगा कि जो अच्छे लोग हैं टेस्ट कर लेना, अपनी विचारधारा के होना चाहिए पक्के, और विचारधारा से अगर पक्के हैं तो उनको पहले तो इस विचारधारा में समागम करवाओ, समय से करवाओ, ताकि टेस्ट भी पूरा हो जाए। और टेस्ट होने के बाद पूरी ताकत लगा के, पूरी हिम्मत के साथ 2028 के चुनाव में मध्य प्रदेश में परिवर्तन करना है। 2027 के रिजल्ट तो आएंगे ही, जैसी उत्तर प्रदेश में मेहनत हो रही है, लेकिन 2028 में मध्य प्रदेश में उसको हम साकार करेंगे, तभी सार्थक होगा हमारा प्रयास। तो इंदरगढ़ की रैली के लिए सारे आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी जो नेता आए थे उनको पुनः धन्यवाद। सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन के लोगों को, खासतौर पर पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा काम किया आपने। और एक एक हमारा साथी जो पूरे प्रदेश से या देश के अन्य कोने से आए, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं ब्रिज बनाना चाहता हूं, पुल बनाना चाहता हूं एससी और ओबीसी के बीच में, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड हमारी प्राथमिकता है, और इस प्राथमिकता को पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद बिंद में घुसेंगे, फिर महाकौशल जाएंगे, फिर मालवा में भी जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर परिवर्तन की लहर आएगी और जय भीम का झंडा 2028 में जरूर फहराएगा मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर। और ये कोई शेख चिल्ली जैसा सपना नहीं है, ये वो हकीकत है जो हम करके दिखाएंगे। ये वही हकीकत है जो आज से 2 साल पहले हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने करके दिखाई। किसी को भरोसा था क्या? किसी को भरोसा, फिर कह रहा हूं, था क्या 2023 के चुनाव में कि सेवड़ा का चुनाव इतना नजदीक पहुंच जाएगा? फिर मैं कह रहा हूं, मेरी गलती रही, सिर्फ मेरी गलती, मेरे किसी साथी कार्यकर्ता की, किसी पार्टी के नेता की कोई गलती नहीं, मेरी गलती रही कि देर से उस कांग्रेस को लात लगाई। अब उसी कांग्रेस के कुछ नेता षड्यंत्र कर रहे हैं, करो, सबक सिखाएंगे, आने दो समय, कसर मत छोड़ना, क्योंकि हम भी चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहब की सोच का झंडा मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर, सड़क पे, सदन में, सब जगह फहराने का काम आप और हम सब साथी मिलकर करेंगे। और माइनॉरिटी के लोग भी, मुस्लिम भाई भी बहुत ताकत के साथ हम लोगों का साथ दें। ये जो दल है कांग्रेस, ये आपका कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, आपके लिए कोई भला काम नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि आप सब भी हमारे इस मिशन में साथ दें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देने के साथ साथ पुनः बधाई रैली के लिए। और पुनः ये रैली हमारा एक कोई ना पड़ाव है ना मंजिल है, ये तो राह की एक सीढ़ी है। ऐसी रोज चढ़ते जाना है, रोज संघर्ष को जारी रखना है
और मध्य प्रदेश के सारे साथियों से कहूंगा, कहीं भी शासन प्रशासन सत्ता में बैठे लोग बाहुबली परेशान करें, हमारे प्रेम को जाति गठबंधन को तोड़वाने के लिए भी अगर कोई करे, कोई संकोच मत करना। किसी भी जाति के बाहुबली हो, मुझे संपर्क करना। मैं अपने गरीब और किसान और मजदूर के साथ खड़ा दिखा दूंगा, अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा दिखाऊंगा, अपनी विचारधारा के भाई के साथ खड़ा दिखाऊंगा। इसलिए पूरी ताकत से लड़े, पूरे साहस से लड़े। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हम बार बार बुला के परेशान नहीं करेंगे, वो बहुत व्यस्त रहते, पूरे देश की जिम्मेदारी है। लेकिन जब बुलाओगे तब आएगा दामोदर यादव और मध्य प्रदेश का एक एक नेता और लड़ाई लड़ने का काम करेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार।